Good morning students, I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying chemical kinetics, lecture number 19th. बच्चों लास्ट क्लास में हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लिया जाए जो हमने सुना था कैटलिस्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बिना खुद खर्च हुए। कोई दिक्कत? कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बिना खुद खर्च हुए। दूसरी बात, ये इनिशियल रिएक्टेंट का जो कंडीशन है या फिर फाइनल जो प्रोडक्ट का कंडीशन है उसको चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ रास्ता को चेंज करता है। ये उस रास्ते से रिएक्शन को ले जाता है जिस रास्ते में एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी बैरियर कम हो। तीसरी बात पढ़े थे हम लोग, कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को हेल्प करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी हेल्प करता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। फिर हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को कैटलिस्ट चेंज नहीं करता है या फिर इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज नहीं करता है, क्योंकि Kf और Kb पर कैटलिस्ट के चलते बराबर फर्क पड़ता है। और अंतिम बात पढ़ा था कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट के चलते उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, यानी ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पहुंचने में लगने वाला टाइम कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नोट करके एक बात लिख लोगे जो तुमने सुना होगा। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है ना, या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कभी कभी एक ऐसा रास्ता जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो वैसा न चुन करके रास्ता को और डिफिकल्टी बना देता है। एक ऐसा रास्ता ले आता है रिएक्शन के सामने जिस रास्ते में एनर्जी बैरियर और ज़्यादा हो। तो टेक्निकली उनको कैटलिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो एनर्जी बैरियर बढ़ा देगा तो रेट स्लो हो जाएगा ना। तो टेक्निकली उसको कैटलिस्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोल देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। अब तुम बोलोगे ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो जो कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है क्या उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल दें? नहीं, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलना जरूरी नहीं है। अरे तुम बोल भी दिए तो घाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ लो कि नेगेटिव कैटलिस्ट ज़बरदस्ती का बनाया गया एक नाम है। अब कोई रिएक्शन को स्लो कर देता था तो बोल दे चलो ये भी कैटलिस्ट है, लेकिन कैसा है? नेगेटिव है। कैटलिस्ट जब भी बोला जाए, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड यूज ना किया जाए, तो हमेशा समझोगे ऐसा सब्सटेंस जो रेट को बढ़ाता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आपने ये वर्ड सुना होगा कई बार, रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वर्ड आया है मशीन से। मशीन कहाँ से आया है? मशीन मतलब कोई भी मशीन है ना, वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन होता कैसे है, क्या क्या उसके अंदर में प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। एक एक स्टेप, कैसे रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे फिर प्रोडक्ट में बॉन्ड बने, तो ये सब बातें मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। पहले लिख लो, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, MECH मतलब मैकेनिज्म वर्ड हम लोग यूज करेंगे कई बार। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं मैकेनिज्म के आधार पर। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है सिंगल स्टेप
क्या है, सिंगल स्टेप, या फिर इसका नाम है एलिमेंट्री, या फिर इसका नाम है सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म के आधार पर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है सिंगल स्टेप एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, और दूसरा है मल्टी स्टेप कंपोजिट। कंपोजिट मतलब बहुत कुछ से मिलके बनाया ना, या फिर कंपोजिट या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये सभी नाम हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन के। तो हम लोग जो दो नाम यूज करने जा रहे हैं इसमें, सिंगल स्टेप वाले को हम लोग हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। वो इसीलिए कि सिंगल स्टेप बोलना है तो बड़ा आसान, लेकिन एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते हैं एलिमेंट्री बोल के, उनको लगता है कि एलिमेंट्री बोल देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले एलिमेंट्री बोल के ही प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ऐसा मत करना कि एलिमेंट्री याद रखना, सिंगल स्टेप से कंफ्यूज हो गए। तो एलिमेंट्री वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, और मल्टी स्टेप के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब यह है ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में रिएक्शन होता है। जैसे अब लिखोगे यहाँ पर पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो कि नाम से इधर क्लियर है। जैसे तुम्हारा A प्लस AB से बन गया A2 प्लस B, ये एक रिएक्शन है जो हमने मान लिया कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में देखो क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, तो ये दोनों आपस में टकराएगा, और रिएक्टेंट जब आपस में टकराएगा तो प्रोडक्ट बनता है। लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले एक और काम होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें A और B, ये वाला A और ये B का बॉन्ड टूट रहा होगा, और इस A और A के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, तब वो A2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता होगा, A हम वर्ड यूज़ करें ट्रांजिशन स्टेट बनता होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक मान्यता है, ट्रांजिशन स्टेट को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। लिख लो, इतना लिखने के बाद लिखोगे each elementary reaction has जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उनका हैज़ वन ट्रांजिशन स्टेट। ईच एलिमेंट्री रिएक्शन हैज़ वन ट्रांजिशन स्टेट। जितने भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हैज़ वन ट्रांजिशन स्टेट। एक ही ट्रांजिशन स्टेट, दो नहीं बनेगा। एक स्टेप का मतलब हुआ कि एक ट्रांजिशन स्टेट बना, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट। ईच एलिमेंट्री रिएक्शन हैज़ वन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, सॉरी दूसरा टॉपिक नहीं, इसी में दूसरा पॉइंट, तो AB करके लिखा रहे हैं। B पॉइंट आपके लिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन a term molecularity is defined. A term molecularity is defined. A term molecularity is defined. एक टर्म डिफाइन किया जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी क्या है? मॉलिक्युलैरिटी है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर। एक कोलिजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं।
number of reactant molecules colliding together, number of reactant molecules colliding together in a collision, in a collision। एक कोलिजन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं एक साथ? इन अ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी, इन अ कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी। तो मॉलिक्युलरिटी है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का संख्या, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का संख्या जो प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी के साथ किसी कोलिजन में एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो यहां पर बताओ मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन के लिए इसी के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाए एक बार, तो बोलोगे मॉलिक्युलरिटी 2 है। कौन कौन से? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बी। एक ए का मॉलिक्यूल और एक ए बी का मॉलिक्यूल, और ये दोनों मिल करके एक साथ कोलाइड कर रहे हैं और फिर ट्रांजिशन स्टेट को बना रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, सी पॉइंट लिखोगे, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी ही ऑर्डर हो जाता है। मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू, अगर मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर हो गया तुम्हारा तो बताओ रेट कितना होगा? रेट हो जाएगा K इंटू ए का 1 मॉलिक्यूल है तो ए का 1 मॉलिक्यूल, ए बी के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो ए बी के भी 1 मॉलिक्यूल हैं तो ए बी 1, यानी ए मॉलिक्युलरिटी में जितने ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? 1 है, क्योंकि ए के 1 मॉलिक्यूल हैं मॉलिक्युलरिटी में। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी कितना होगा? 1, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी में ए बी के 1 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्युलरिटी में ए बी के 1 मॉलिक्यूल का होने का मतलब इफेक्टिव कोलिजन जब होता है जिससे ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट बनता है, उस कोलिजन में ए के 1 मॉलिक्यूल और ए बी के 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल ऑर्डर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर कितना है? तो ये दोनों का ऑर्डर जोड़ दो 2। तो जो तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी है वही ओवरऑल ऑर्डर भी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन का ध्यान रखना, जो मॉलिक्युलरिटी है वही हो जाता है ऑर्डर। अब चलो इसमें कुछ बारीक बातें हैं। बारीक बातें क्या? तो बारीक बातें हैं जिसको नोट डाउन करके लिखोगे। पहले हम लिख रहे हैं, तुमको जब बोलेंगे तब लिखना, और क्या लिखना है वो भी हम बोल देंगे। ठीक है, अभी पहले हम समझा दें। तुम्हारे लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, A प्लस ए बी से बन गया A2 प्लस बी। क्या इसी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? 2A प्लस 2AB 2A2 प्लस 2B। पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या इस एलिमेंट्री रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है? यस और नो? चलो मान लो इस एलिमेंट्री रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकेगा, तो तुम बोलोगे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसको तुमने ऐसे लिख दिया। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि तुम बोल रहे हो, तुम अब इसको भूल जाओ, इसको गायब कर दो, अब इसके आधार पर तुम कंक्लूजन दो। ये एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। सिंगल स्टेप के रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सभी तो टकरा रहे हैं। सिंगल स्टेप मतलब एक ही बार में इन सबको टकरा के प्रोडक्ट बना देना है, ये तो सिंगल स्टेप का मतलब हुआ।
इन सब को एक साथ एक बार टकरा जाना है और ये प्रोडक्ट बना देना है, यही सिंगल स्टेप का मतलब है। तो जैसे ही तुमने इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, तुमने ये मैसेज दिया लोगों को कि दो ए के मॉलिक्यूल, ए नाम के दो गेंद और ए बी नाम के भी दो गेंद, ये चारों आपस में एक साथ टकरा रहे हैं और चारों के टकराने से क्या हो रहा है, दो A2 नाम का गेंद बन रहा है और दो B नाम का गेंद बन रहा है, यानी मॉलिक्यूल बन रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, A के दो मॉलिक्यूल और AB के दो मॉलिक्यूल चारों एक साथ एक जगह पर नहीं टकरा रहे हैं। A का एक मॉलिक्यूल और AB का एक मॉलिक्यूल ही एक साथ टकरा रहा है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड में जितना भी लिखते हैं, ये सब कुछ बताता है कि इतने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं और तब रिएक्शन हो रहा है। अगर ये एक साथ नहीं टकराए, अगर तुमने एलिमेंट्री रिएक्शन इसको बोल दिया और बोला कि ये लोग एक साथ नहीं टकरा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, पहले इसमें ए और बी का बॉन्ड पहले मान लो टूट जाता है, मान लो तुमने ऐसा बोल दिया कि पहले ए बी का बॉन्ड पूरा टूट जाता है, तब ए जब अलग हो जाता है तब ए जाकर के इस ए के साथ जुड़ता है। तो यानी तुम बोल दिए रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। तो कहने का अर्थ है ये रिएक्शन एलिमेंट्री तब है जब ए बी और ए एक बार टकराया, एक ही साथ टकराया और उसी टाइम पर, उसी टक्कर के दौरान ए और बी का बॉन्ड टूट भी गया और ए और ए का बॉन्ड बन भी गया, तब उसको बोलोगे एलिमेंट्री। यहां पर अगर ऐसा लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि दो ए के मॉलिक्यूल और दो ए बी के मॉलिक्यूल चारों एक साथ टकरा गए, और ये लिखना गलत हो जाएगा। तो जब किसी रिएक्शन को तुम लिख रहे हो एलिमेंट्री रिएक्शन बोल करके, मैकेनिज्म लिखते समय ध्यान रखना, क्या लिखते समय, मैकेनिज्म लिखते समय, मैकेनिज्म लिखते समय किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी इंटीजर नंबर से तुम या फिर फ्रैक्शन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम एक नया रिएक्शन नहीं लिख सकते हो और उसको एलिमेंट्री नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। अब तुम लिख लोगे नोट में पॉइंट करके, एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैनॉट बी मल्टीप्लाइड, an elementary reaction cannot be multiplied by any number, an elementary reaction cannot be multiplied by any number, because क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, because the number of molecules written on the reactant side, because the number of molecules written on the reactant side in elementary reaction, because the number of molecules written on the reactant side in elementary reaction exactly represents the molecularity of reaction, exactly represents the molecularity of reaction, exactly represents the molecularity of reaction, exactly represent the molecularity of reaction, exactly represent the molecularity of reaction, which is the total number of molecules doing effective collision at a time, total number of molecule doing effective collision at a time, molecularity which represents total number of molecule doing effective collision at a time, ऐसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का संख्या जो एक साथ इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लिख सकते हो, पहली बात तो ये। कोई दिक्कत, एलिमेंट्री रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हारे एक बात मन में आ रहा होगा कि भैया एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी सर आपने बता दिया ऑर्डर के बराबर होगा, क्यों होगा ऑर्डर के बराबर, क्या रीजन है? तो मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर क्यों होगा, इसको समझने के लिए पहले हम लोग कंपोजिट रिएक्शन को देखेंगे और तब समझ में आएगा कि मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर क्यों होता है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। इतना लिख लिया हो,
चलो अब इसके आगे चलते हैं। अब हेडिंग डाल दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विच अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, रिएक्शन विच अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, रिएक्शन विच अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, which occurs in multiple step। ठीक है, रिएक्शन विच अकर्स इन मल्टीपल स्टेप। जैसे तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम, CH3 की जगह पर हम लिख दें R, जनरल रिएक्शन लिख दें। R का मतलब सुने होगा ना, एल्काइल ग्रुप होता है, RCl प्लस OH माइनस, ये हो गया ROH प्लस Cl माइनस। ये एक रिएक्शन है जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका जब मैकेनिज्म लिखोगे ना तो तुम्हें एक एक स्टेप को दिखाना पड़ेगा। मैकेनिज्म कैसे? तो स्टेप वन में क्या होता है? स्टेप वन में पहले R और Cl का बॉन्ड टूट करके R प्लस और Cl माइनस बन जाता है, और स्टेप टू में R प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ जाता है, ये बन जाता है ROH। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अब देखो, जब भी तुम्हें एक कंपोजिट रिएक्शन दिया जाए तो वो कई सारे सिंगल स्टेप से मिलकर के बना होता है। कोई दिक्कत? जैसे पहला स्टेप में क्या हो गया, RCl का बॉन्ड टूटा। अच्छा, जैसे मान लो कि RCl का बॉन्ड जिस स्टेप में टूट रहा होता है, जिस कोलिजन में मान लो OH माइनस आके टकराता और एक ही साथ RCl का बॉन्ड भी टूटता और ROH का बॉन्ड बन भी रहा होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहला स्टेप में RCl का बॉन्ड टूट गया। कैसे टूटा भूल जाओ इस सब बात को, किसी तरीके से गर्म कर दिए होगे तुम, लाइट मार दिए होगे उस पर, कुछ भी किए होगे, इस बॉन्ड को तुमने तोड़ दिया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में फिर R प्लस कहीं घूम रहा था, OH माइनस किधर से भी आ गया और दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये बन गया। तो पहले अगर तुम्हें कंपोजिट रिएक्शन कभी भी दिया रहे तो उसको अलग अलग स्टेप्स में तोड़ दोगे। तुमने अलग अलग स्टेप्स में सही से तोड़ा है या नहीं, इसका चेक है कि जब इन रिएक्शंस को जोड़ोगे तो तुम्हें नेट रिएक्शन मिलेगा। इस रिएक्शन को जोड़ो तो ये देखो, ये RCl प्लस, इधर देखो, ये इधर से R प्लस, इधर से R प्लस, ये लिख ही देते हैं। देखो, रिएक्टेंट साइड को एक साथ जोड़ देते हैं, प्रोडक्ट साइड को एक साथ जोड़ देंगे। तो रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है तुम्हारा, RCl है प्लस R प्लस प्लस OH माइनस है, कोई दिक्कत? और प्रोडक्ट साइड में क्या है? प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा R प्लस प्लस Cl माइनस प्लस ROH। रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दिए, प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दिए। अब देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो रहा है, R प्लस कैंसिल हो गया इधर से। इधर देखो RCl प्लस OH माइनस, Cl माइनस प्लस ROH, देखो नेट रिएक्शन मिल गया। कोई दिक्कत? नेट रिएक्शन मिल गया। तो ये तो तुम्हारा हो गया कंपोजिट रिएक्शन, इस तरीके से होता है। अब इसमें एक एक करके लिखते चला जाए बात। ठीक है, पहला बात लिखोगे, ईच स्टेप ऑफ अ कंपोजिट रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन।
ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक रिएक्शन है। बेसिकली हर एक स्टेप एक अपने आप में रिएक्शन होता है। किसी रिएक्शन को एलिमेंट्री तब बोल देते हैं जब एक ही स्टेप में रिएक्शन ही कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर 2 स्टेप लग रहा है, तो हर एक स्टेप एक एक अलग अलग रिएक्शन है, एक एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट लिखोगे, स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप, स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन अदर, species which is formed in one step and consumed in other। कोई ऐसा स्पीसीज जो किसी स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में खर्च हो गया, ठीक है ना, which is formed in one step and consumed in other and does not appear in the net reaction, and does not appear in the net reaction। वो स्पीसीज जो किसी एक स्टेप में बना दूसरे में खर्च हो गया, नेट रिएक्शन में दिखा ही नहीं, इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत? तो यहां पर बताओ इंटरमीडिएट कौन सा है, विच इज इंटरमीडिएट, देख के बता सकते हो? R प्लस इज एन इंटरमीडिएट, R प्लस इज एन इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत? तो ये भी बात कर लिया हमने, R प्लस इंटरमीडिएट। अब देखो हर एक जो स्टेप होगा ना, हर एक स्टेप का अपना अपना ट्रांजिशन स्टेट होगा। लिख लो अगला पॉइंट, ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, each elementary step of a complex reaction has its own transition state, has its own transition state। हर एक स्टेप का अपना अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर एक स्टेप का अपना अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है। जैसे अब इतना तो नोट डाउन कर ही लिए होगे, नहीं किया तो कर लो। हम जो पॉइंट लिखा है वो भी तुम्हारे पास होगा। तो ये जो पॉइंट लिखे हो ना, ईच स्टेप हैज इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट, वहां पर तुम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लोगे। याद आ रहा है ना, वही इधर एनर्जी इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर लिख देते हैं प्रोग्रेस, इधर तो एनर्जी लिखेंगे ही तो इधर एनर्जी आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ है, रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। लेकिन पहला स्टेप में बेसिकली क्या है कि जो भी रिएक्टेंट था वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। प्रोडक्ट क्या है, पहला स्टेप का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट है R प्लस प्लस Cl माइनस। तो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले बीच में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। कोई बोलेगा क्या प्रोडक्ट में चार्जेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्लियर है ना। चार्जेज Cl माइनस तो एग्जिस्ट करता ही है ना पानी में, क्या दिक्कत है। हाँ देखो ट्रांजिशन स्टेट कभी भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो Cl माइनस है, ये जो R प्लस जो कि तुम्हारा इंटरमीडिएट है, देखना ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन R प्लस को फिर भी इंटरमीडिएट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये बन रहा है और खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, तुम्हारा रिएक्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद रिएक्टेंट क्या बनाया, एक इंटरमीडिएट बना दिया। ऑफ कोर्स चूंकि इंटरमीडिएट जो है ना, ये जो R प्लस है ये चार्ज्ड है। अच्छा, इंटरमीडिएट के साथ एक Cl माइनस भी बनाया, तो ये स्टेप 1 हो गया। तब देखो इन जनरल यहाँ पर ये रिएक्टेंट था तुम्हारा RCl, RCl का एनर्जी इतना है,
और यहाँ पर क्या है, तो ये है तुम्हारा, ये एनर्जी लिख देते हैं इधर, एनर्जी, ये किसका एनर्जी है, RCl। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, यहाँ पे बना R प्लस Cl माइनस। कोई दिक्कत? ये R प्लस है इंटरमीडिएट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद R प्लस में तुम डाल दिए OH माइनस, यहीं पर तुमने OH माइनस ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? अब OH माइनस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, अब R प्लस और OH माइनस अगले स्टेप में एक स्टेप हो गया। देखो यहां से RCl से स्टार्ट किए थे, ट्रांजिशन स्टेट बना, ये हो गया तुम्हारा TS1। TS1 के बाद R प्लस प्लस Cl माइनस बना, यहां पर R प्लस इंटरमीडिएट है, Cl माइनस, Cl माइनस देखो ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, एक प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि Cl माइनस नेट रिएक्शन में है। OH माइनस तुम्हारा रिएक्टेंट है, इसलिए Cl माइनस OH माइनस को इंटरमीडिएट मत समझना, क्योंकि वो नेट रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर हमने OH माइनस डाल दिया, तब क्या हो गया, R प्लस और OH माइनस फिर से रिएक्शन किया और फिर से एक नया ट्रांजिशन स्टेट बना दिया और फिर वो वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये है R, ये है TS2। R प्लस और OH माइनस अगले स्टेप में ये दोनों जुड़ने लगा और फिर यहां से क्या बना दिया, ROH, यहां आ गया ROH। अभी देखो हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा है किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका एनर्जी कम है। कुछ कॉमन बात को बस ध्यान में रखा है कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा से किसी ट्रांजिशन स्टेट का, जैसे ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है पहले स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट है, पहले स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट, पहले स्टेट का प्रोडक्ट ये है, पहले स्टेट का रिएक्टेंट ये है, स्टेप का सॉरी। तो कोई भी स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट हमेशा उस स्टेप के रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, इसीलिए हमने ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा बनाया है। ठीक है, अब देखो ये है दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट, ये R प्लस और OH माइनस, ये दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है, जो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है और ये दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट है। तो दूसरे स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट वो अपने स्टेप के रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, इसीलिए हमने ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा बना दिया है। अब कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा एनर्जेटिक है, कौन सा कम एनर्जेटिक है, इसके लिए हमको एग्जैक्टली R का वैल्यू बताएगा, तब एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस हम लोग ऑर्गेनिक में सीखेंगे। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बस हम लोग एक इंडिकेटिव डायग्राम बनाते हैं कि कैसा होता होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो दो स्टेप का रिएक्शन था, हर एक स्टेप का अपना अपना ट्रांजिशन स्टेट बना है और बीच में क्या बना है, एक इंटरमीडिएट भी बन गया। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ क्या तुम TS1 और TS2 का डायग्राम बना सकते हो कि TS1 कैसा दिखता होगा और TS2 कैसा दिखता होगा? जल्दी से ट्राई करो। तो TS1 में देखो क्या हुआ है, स्टेप 1 में RCl तुम्हारा रिएक्टेंट है जिसमें R और Cl के बीच का बॉन्ड बना हुआ है और प्रोडक्ट में RCl के बीच का बॉन्ड टूट गया पूरा। तो ट्रांजिशन स्टेट में R और Cl का बॉन्ड टूट रहा होगा। अच्छा देखो जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा ना, देखो तो हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl चला गया, इसलिए वो माइनस हो गया, R बेचारा प्लस रह गया। तो R के ऊपर जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहा होगा वैसे वैसे हल्का हल्का प्लस चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहा होगा Cl वैसे वैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच करके लेके जा रहा होगा, तो Cl पर डेल्टा माइनस डेवलप हो रहा होगा। अब तुम ट्रांजिशन स्टेट 2 के बारे में बताओगे, तो यहाँ पर क्या है, R प्लस और OH माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शुरुआत में अलग था, बाद में जुड़ गया, तो ट्रांजिशन स्टेट के दौरान दोनों जुड़ रहा होगा। हाँ ये बात अलग है कि OH माइनस इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये भी न्यूट्रल हो गया OH, R प्लस भी न्यूट्रल हो गया होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब दे रहा होगा तब तो दोनों न्यूट्रल नहीं होंगे ना,
तब न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी R के ऊपर से प्लस चार्ज है वो डेल्टा प्लस बन रहा होगा और OH के ऊपर से माइनस चार्ज डेल्टा माइनस बन रहा होगा। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप का कंपोजिट रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इतना लिख लो अच्छे से, इतना लिख लोगे तब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ कुछ चीज़ें हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो, जैसे हम नेट रिएक्शन मिटा दे रहे हैं, इसका हमें क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, तो नेट रिएक्शन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट भी हमें पता है R, तो इसको भी चलो मिटा ही दिया जाए। R प्लस को इंटरमीडिएट इधर साइड में कहीं लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे का बात किया जाए। अब देखो, अगर एक रिएक्शन में 2 या अधिक स्टेप है तो हर एक स्टेप का तो अपना अपना एक रिएक्शन है ना। बेसिकली हर एक स्टेप एक रिएक्शन है, तो हर एक स्टेप का अपना अपना मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, कंपोजिट रिएक्शन के लिए हम लोग अगर 10 रिएक्शन हो, 12 रिएक्शन हो, 15 हो, कितने भी स्टेप्स हों कंपोजिट रिएक्शन में, हम लोग रेट निकालने के लिए सबसे पहले पता करते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो है, स्लोवेस्ट है। स्लो नहीं, कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है। तो बताओ सबसे स्लो कौन सा स्टेप है। तो हालांकि अभी तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर कभी डिसाइड नहीं करना होगा कि कौन सा स्टेप स्लो है। तुम्हें किसी क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है। हाँ, ऑफ कोर्स जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें पढ़ना होता है कि यही वाला स्टेप स्लो है, और वो तुम्हें ध्यान भी रखना होगा। यहाँ पर नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में जब भी रिएक्शन के स्टेप्स जब भी रिएक्शन के स्टेप्स दिए होंगे तो साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है, और जो स्टेप स्लो है, स्लो नहीं स्लोवेस्ट है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही स्टेप मेनली डिसाइड करता है कि रिएक्शन फास्टर होगा या स्लो होगा। तो अगर स्लोएस्ट स्टेप को देख लेंगे तो हमें रिएक्शन के रेट का पता लग जाएगा। तो इसमें देखो, हम बता देते हैं तुम्हें ऑर्गेनिक के हिसाब से, बाद में तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप में देखो, बॉन्ड टूटा है ना, R प्लस Cl- अलग हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर गया। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, दूर गया है, यानी कि उसमें हमें एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा, यानी ये प्रोसेस स्पीड में नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा स्लो। तो ये है स्लोवेस्ट। अब तुम चाहो तो दोबारा से रिएक्शन लिख लो, ये स्टेप 1 स्टेप 2, या पुराना जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर लिख दो स्लोवेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे स्लोवेस्ट स्टेप इज RDS। स्लोवेस्ट स्टेप इज RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज RDS। जो स्टेप सबसे स्लो होगा, देखो होता क्या है प्रैक्टिकली, ये मान लो 2 स्टेप है, एक स्टेप तो हो जाएगा सेकेंडों में, बहुत फास्ट हो जाएगा, और दूसरा स्टेप में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्लियर है ना। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है उसी को देख करके हम लोग रेट के बारे में पता कर सकते हैं। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट को स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर स्टेप 1 है स्लोवेस्ट एंड RDS। अब तुम्हें जब ऑर्डर निकालना है, मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, तो सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे। लिख लो, molecularity of slowest step
या RDS इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। RDS का जो मॉलिक्युलरिटी होने वाला है वही ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी होगा। RDS का जो मॉलिक्युलरिटी होने वाला है वही ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी होगा। और RDS का रेट लिख दो। अगर तुम्हें RDS का मॉलिक्युलरिटी पता चल गया तो RDS का रेट लिख दो। तो बताना यहाँ पर RDS का मॉलिक्युलरिटी है कितना? RDS का मॉलिक्युलरिटी देखो, RDS में एक ही मॉलिक्यूल है 1। कौन सा मॉलिक्यूल है वो? RCl है। तो ऐसे तुम मॉलिक्युलरिटी की जगह पर ऑर्डर भी लिख सकते हो, ऑर्डर। अब तो एक ही रिएक्टेंट है, तो एक ही रिएक्टेंट है तो उसी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर हो गया 1, या तुम लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl टू द पावर 1। ये तुम्हारा फाइनल जो है रेट निकल करके आ गया। ठीक है, रेट निकल के आ गया यहाँ से। तो ये इतना नोट डाउन कर लो, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन का के बारे में बात है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट होता है स्टेप, वही स्टेप रेट को डिसाइड करता है, उसी स्टेप का मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करते हैं। और स्लोवेस्ट स्टेप अगर उसमें मॉलिक्युलरिटी RCl के एक मॉलिक्यूल थे तो उसी आधार पर हमने ऑर्डर भी लिख दिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा और हमें पढ़ना है, लेकिन आज के क्लास में अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वो ये कि क्वेश्चन है, क्या हमेशा स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा उसी को रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर भी बोल देंगे? यहाँ पर तो हमने बोला है, देखो हमने बोला स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी है वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, उसी के आधार पर ऑर्डर लिख दो। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, उस पर चर्चा करेंगे कब ऐसा नहीं होता है, कब हमको स्लोएस्ट के अलावा दूसरा स्टेप भी देखना होता है कुछ काम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए। कोई दिक्कत? तो एक ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप देखने से काम नहीं चलेगा, इस रिएक्शन में काम चल रहा है, कभी कभी नहीं काम चलेगा। कोई दिक्कत? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्लोवेस्ट स्टेप ही RDS क्यों होता है? क्या जो दूसरा स्टेप है, मान लो इस स्टेप को होने में 10 मिनट लगता है और इस स्टेप को होने में 1 सेकेंड लगता है, तो इसका थोड़ा सा भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन में, हल्का सा कंट्रीब्यूशन तो होगा ना। इसका क्या कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल हम लोग 0 मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? देखो ओवरऑल तो रेट इसी से निकल जाएगा, पहला स्टेप अगर स्लोवेस्ट है, लेकिन क्या इसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही 0 मान लेना चाहिए? या फिर मान लो अगर ये 20 सेकेंड हो गया, या मान लो ये 10 सेकेंड है, ये 10 मिनट है तो ये 9 मिनट लग गया इसमें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या वैसे केस में इस रिएक्शन का जो दूसरा स्टेप है इसको भी देखना पड़ेगा या इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा रेट में? ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, इसलिए हम आज के क्लास के आधार पर असाइनमेंट भी नहीं देंगे। आज जितना पढ़ाया है ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको ध्यान से पढ़ो और जो भी क्वेश्चन पूछा है हमने उस क्वेश्चन को सोचते रहो, जब तक अगला क्लास नहीं लेंगे तब तक सोचते रहो दिन में। वही सोच जो है ना, यही एब्जॉर्प्शन जो है पढ़ाई में, वो तुमको बहुत मदद करेगा। ठीक है, ये सब सोचोगे तो अगले क्लास में डिस्कशन में बहुत मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।